हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह एक कन्या लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, बाहरी स्थानों के संपर्क के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य के यहाँ विराजमान होने के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। हालांकि सूर्य किसी ग्रह से यहाँ पीड़ित नहीं है। यहाँ से सूर्य लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी होती है। चंद्रमा का फलादेश प्रारंभ करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में गुरु के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने से पति एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी अच्छी होती है और लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि चंद्रमा सूर्य के साथ विराजमान है, यानी कि अमावस्या के पास का जन्म है, तो इसलिए चंद्रमा को यहाँ पे बहुत ही कमजोर माना जाता है। तो आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और भी जो आपकी कुंडली में उपाय बताए गए हैं वह करना चाहिए, जिससे कि आपको चंद्रमा से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। जैसे हमने फलादेश में तो देख लिया कि चंद्रमा फलादेश के अनुसार तो अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु यह सूर्य के साथ विराजमान है और अमावस्या के आसपास का जन्म है, कमजोर है, तो इसलिए अच्छे लाभ के लिए चंद्रमा को प्रबल करना आवश्यक। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है और खुद के घर में विराजमान है। तो मंगल यहाँ स्वराशि में विराजमान है तो भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, आयु में भी वृद्धि होता है। यहाँ से मंगल देख रहे हैं षष्ठ भाव में, शनि के घर में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। नौवां भाव में दृष्टि डालते हैं तो कठिनाइयों के साथ परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मंगल से संबंधित कार्य करने में भी ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए कि मंगल और शनि साथ में बैठे हुए हैं। मंगल का मैंने अकेले फलादेश बताया, लेकिन यहाँ मंगल और शनि साथ में बैठे हुए हैं तो यह एक अच्छा योग नहीं है, जिसके कारण मंगल से संबंधित जो लाभ मैंने बताया उसमें भी परेशानी होगी और शनि से संबंधित भी लाभ में परेशानी होगी। मंगल अकेले यहाँ विराजमान थे तो मैंने क्या बताया, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, परंतु शनि विराजमान हो गए तो वहाँ कुछ परेशानी भी होती है। तो इस दोनों ही बातों को ध्यान रखना जरूरी है और मैं शनि के फलादेश में भी फिर बताऊंगा कि शनि से क्या परेशानी, लाभ या हानि है। बुध इस कुंडली में लगने से दसम भाव के स्वामी हैं और ये अष्टम भाव में चलेंगे। देखिए कोई भी ग्रह छठे, आठवें, 12वें घर में चले जाते हैं तो उनके फल में कमी आ जाती है, उनको खराब नहीं कह सकते हैं या कुछ, मतलब मेन छठे, 8वें, 12वें में जाने का मतलब कि अपने भाव से संबंधित श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाते हैं। तो बुध के यहाँ विराजमान होने से आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति और पिता राज्य रोजगार के सुख में थोड़ी कमी एवं परेशानी भी होगी। ऐसे व्यक्ति स्वयं का अगर व्यवसाय करते हैं तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए। और अष्टम भाव जो होता है जन्म स्थान से दूर का भी होता है, विदेश का भी होता है और लग्नेश और दसम भाव यदि अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर भी होती है, यह भी मानना चाहिए। और यहाँ आपको बुद्ध को प्रबल करना चाहिए, जो आपकी कुंडली में बताया गया है वह उपाय करें। और यहाँ से बुध द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु जब हम बुध को प्रबल करेंगे तभी ये सब अच्छे लाभ हमें प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात जो है कि स्वयं का रोजगार नहीं करना चाहिए, जॉब करना चाहिए और जन्म स्थान से दूर व्यक्ति की उन्नति होती है।
गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, अर्थात माता, भूमि, भवन, पति, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव जो होता है हमारा निवास स्थान भी होता है, जन्म स्थान भी होता है, और यह कहाँ चले गए? द्वादश भाव में। जैसे गुरु थे जो सॉरी जो बुध थे वो अष्टम भाव में चले गए, अब गुरु भी चले गए द्वादश भाव में। तो गुरु के द्वादश भाव में जाने से क्या होगा कि माता, भूमि, भवन इत्यादि से थोड़ी दूरी रहेगी, और पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगी, और ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं तभी सफलता प्राप्त होती है। जन्म स्थान में निवास करने पर ऐसे व्यक्ति को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब गुरु जो द्वादश भाव में चले गए तो इसके अनुसार कि माता, भूमि, भवन, पति, वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होती है, परंतु यहाँ राहु भी इसके साथ विराजमान हो गए तो यह परेशानी और ज्यादा हो जाएगी। अर्थात कि गुरु के अकेले से ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन गुरु के साथ राहु के विराजमान होने से माता, भूमि, भवन, पति, वैवाहिक जीवन में परेशानी। एक लाइन में इसका फलादेश आप यह समझ लें, और ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं। तो यहाँ आपको गुरु से संबंधित मंत्र जाप वगैरह करना है, उपाय जो बताए गए हैं वह करना है। राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करने हैं। राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। राहु से संबंधित सिर्फ आपको उपाय करने हैं। और गुरु यहाँ से फिर वापस अपने ही घर में देख रहे हैं, तो जब हम गुरु का मंत्र जाप करेंगे, राहु का दान उपाय करेंगे, तो अपने ही घर में देखेंगे तो माता, भूमि, भवन का लाभ भी प्राप्त होगा। परंतु ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर भी थोड़ा प्रभाव रहेगा, और नौकरी में भी ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु आपके अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होगी, किसी प्रकार के शोध, रिसर्च, इस प्रकार के ज्ञान में भी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है और अष्टम भाव में मंगल के घर में देख रहे हैं, तो यह सब भी लाभ होगा। परंतु यह लाभ कब मिलेगा? जब हम गुरु का मंत्र जाप करेंगे और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। शुक्र से संबंधित चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, और द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी है, और सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए। देखिए, तो अब जो भाग्य के जो स्वामी थे वो सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए, तो भाग्यशाली पति प्राप्त होते हैं, विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है, और धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, और लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। यह शुक्र की नीच राशि है। नीच राशि में ग्रह विराजमान होते हैं उसका फलादेश अलग है, और यहाँ देखने के कारण वहाँ परेशानी नहीं करेंगे, ऐसे भ्रम में आप न रहना। तो शुक्र अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपके जीवन में उन्नति होगा, भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं। परंतु यहाँ देखिए, शुक्र जो है वह सूर्य के साथ भी विराजमान है। हालांकि इन दोनों में डिग्री में थोड़ा ज़्यादा अंतर है, परंतु फिर भी सूर्य के विराजमान होने से और थोड़ा जो है लाभ में कमी होती है से संबंधित। तो शुक्र का मंत्र जाप इत्यादि करें, रत्न धारण करने की यहाँ जरूरत नहीं है, मंत्र जाप करें, और सूर्य का जो उपाय बताया गया है वह उपाय तो आपको करना ही है। तो इस प्रकार आप देखें। अब यहाँ दो चीज देखें, जैसे एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं माना जाता है। सप्तम भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाके राहु से पीड़ित हो गए, तो यह क्या योग बना रहा है? वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बना रहे हैं। लेकिन शुक्र यहाँ उच्च राशि में विराजमान हो जाए तो वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है, परंतु उसके साथ सूर्य भी विराजमान है, तो उसके वजह से उसमें थोड़ी कमी भी होती है। तो हमें इस प्रकार से उपाय वगैरह जो आपको बताए गए हैं वह करना है, जिससे कि आपको परेशानी में कमी हो। शनि जो है इस कुंडली में देखिए पंचम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव कारक होते हैं और षष्ठ भाव अकारक होते हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं। और शनि यहाँ मंगल के घर में मंगल के साथ विराजमान हो गए। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि शनि का फलादेश जब हम करेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे शनि और मंगल एक साथ विराजमान हो गए तो क्या होगा? भाई बहन के सुख में थोड़ी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और शनि पंचम भाव के स्वामी है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होती है। हालांकि शनि यहाँ से अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन शनि मंगल के साथ भी विराजमान है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा। सिर्फ एक ही तरफ फलादेश देखने से नहीं काम चलेगा। तो शनि यहाँ से अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन शनि तो यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए हैं जो कि पीड़ित है। तो यहाँ क्या होगा? भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी, मतभेद होगा, और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी बड़ी परेशानी होगी। अब यहाँ से जो शनि है
भाग्य भाव में देख रहे हैं तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो अच्छा लाभ देंगे, भाग्य की उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, तो यहाँ शनि जो है वह अच्छा फल देते हैं। फिर यहाँ से शनि जो है द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण यहाँ पे सूर्य के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से थोड़ी कठिनाई एवं परेशानी होती है। अत्यधिक खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो शनि है वह पंचम भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन यहाँ पे जो जो इनका मतलब फलादेश है उसके अनुसार हमें इसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इससे संबंधित आपको उपाय जो बताए गए हैं वह उपाय करना जरूरी है। राहु इस कुंडली में देखिए गुरु के साथ द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है। गुरु को राहु पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है और अत्यधिक खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से राहु जो है चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की समस्या होने की भी संभावना रहती है। तो यहाँ राहु से संबंधित इसीलिए मैंने बताया था कि आपको दान एवं उपाय करना है, न राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है। केतु यहाँ षष्ठ भाव में विराजमान है, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में मतलब किडनी में के आसपास किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। यहाँ से दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानी होती है और पैर के सबसे निचले भाग में या आंखों में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। कई बार ऐसे व्यक्ति की नींद भी सही प्रकार से नहीं आती है कभी कभी, जब हालांकि जब केतु की जब अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उस समय यह सब जो समस्या है वह ज़्यादा होती है। जो भी ग्रहों का जो फलादेश होता है, जब उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आती है तो उस समय उससे संबंधित परेशानी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से केतु द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप सारा फलादेश आप देखकर समझ चुके हैं। तो आपको राहु केतु का तो रत्न धारण करना नहीं है बिल्कुल भी, और शनि का भी रत्न नहीं धारण करना है। आप इसका मंत्र जाप करें, जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। हरि ओम तत्सत।